हम लोग में आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। तो गुजरात में अब जो भी हो रहा है, यहाँ तक कि ये हादसा भी, उसमें एक सियासी एंगल जरूर रहता है क्योंकि चुनाव जो है वो नजदीक हैं। तो राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, हर शगुफा सियासी है और आम आदमी पार्टी चुनाव में बाजी मारे या नहीं, लेकिन बीजेपी को परेशान तो कर ही रही है। इसी कड़ी में एक नया दांव चला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। कैबिनेट ने इसे लागू करने के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को बैठक हुई है गुजरात में और वहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक समिति का गठन होगा। इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ये समिति गठित की जाएगी, यानी कि जो इलेक्शंस के लिए जो आचार संहिता होती है उसके पहले ही ये कमेटी गठित की जाएगी। तो ये फैसला हुआ है। तो अब आम आदमी पार्टी जो जी जान से गुजरात में अपने पैर जमाने की कोशिश में है, वो बीजेपी के इस कदम पे हमलावर है। केजरीवाल याद दिला रहे हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। ऐसे ही उत्तराखंड में एक समिति बनी थी चुनाव के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, लेकिन चुनाव के बाद कुछ हुआ नहीं और यही गुजरात में भी होगा। उनकी नीयत खराब है। मैं आपको बताता हूं, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर देंगे। लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? केजरीवाल पूछ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव का इंतजार है। गुजरात कांग्रेस ने भी इसे चुनावी दांव बताया है और कहा है कि राज्य सरकारों को तो इस पर कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। ये लोगों को असली मुद्दे से भटकाने के लिए है ताकि लोग नौकरी महंगाई की बात न करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है। इससे पहले मई में उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फैसले का ऐलान किया था। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस कहा कि राज्य में इसे लागू किया जाएगा और तो हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही इसके बारे में बयान दे चुके हैं। इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी भी बताया है और समस्या ये है कि भारत जो है वो विविधता वाला देश है। अलग अलग क्षेत्रों में प्रथाएं अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं, शादी, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, गोद लेने के अलग अलग धर्मों और समुदाय के कानून अलग हैं। व्यक्तिगत कानून के बावजूद हिंदू समुदाय विभिन्न राज्यों की प्रचलित प्रथाओं, रीति रिवाजों को मानता है। ईसाई बहुल नागालैंड, मिजोरम के अपने पर्सनल लॉ हैं, यहाँ पर प्रथाओं का पालन होता है, धर्म का नहीं। तो इसको लेकर ये सवाल है कि क्या सरकार की नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है या फिर ये हर चुनाव के पहले सिर्फ एक मुद्दा बनेगा ध्रुवीकरण के लिए। तो इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान, एक पैनल मौजूद है स्टूडियो में। हमारे साथ सैयद अतहर हुसैन दहलवी हैं इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ हुदा जरीवाला हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक, आरती मेहरा बीजेपी की नेता और विनोद अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला। तो जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर नियत होती सरकार की तो वो लागू क्यों नहीं कर देते, क्योंकि स्टेट्स के पास तो पावर ही नहीं है, पावर तो केंद्र सरकार के पास है। आरती मेहरा, हर स्टेट का चुनाव होता है तो ये एक बार सुनाई देता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं, ऐसा आरोप है। इस वक्त फिर गुजरात का चुनाव है तो एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो कमेटी है वो गठित हो गई है। नगमा जी, अभी केजरीवाल जी कह रहे थे कि इनकी नियत ठीक नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि इनकी नियति ही बिल्कुल ठीक नहीं। ये जो हम पे प्रश्न उठाते हैं इनके जन लोकपाल का क्या हुआ, वो तो इनके स्टेट ने करना था। इन्होंने कहा था ये तो आंतरिक लोकपाल भी नहीं कर पाए। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या हुआ? वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार के पास पावर है। नहीं आरती जी, मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ। देखिए हमारी नगमा जी, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है ना, हमें कोई क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी नहीं है। नहीं, पर क्या राज्य सरकार के पास यह अधिकार है? क्या राज्य सरकार के पास अधिकार है? नींव डालना बिल्कुल सरकारों के पास गोवा में है ऑलरेडी 1961 से। हर राज्यों में डालते डालते एक नींव डाल के केंद्र में लेके आएंगी।
जैसे हम 370 लाए, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमेशा से रहा है, 71 सालों से हम लास्ट 71 ईयर्स से हम बात करते हैं कॉमन सिविल कोड की, यूनिफॉर्म तो सिविल अब ये कोड है की, कि हम एक-एक समानता की करके- बात करते हैं, हम समता की बात करते हैं, ठीक है, हम समरसता ठीक। की बात करते हैं। ओके। तो ये एक नींव पड़ रही है। और जैसे हमने 370 को हटाया, 35A किया, ट्रिपल तलाक को हटाया, तो हमारी तो क्रेडिबिलिटी है, हम ये भी कर देंगे। आप हमारे लेकिन कभी क्यों इसको प्रश्न- ऐसे समय बचा पे के प्रश्न रखा कर गया? देते आम हो। आदमी पार्टी का ये सवाल है और बहुत सारे कांग्रेस ने भी कहा कि हर चुनाव के पहले एक राज्य में ये शगुफा छेड़ा जाता है, फिर उसके बाद होता नहीं कुछ। अगर ये आपके घोषणा पत्र में भी था तो इसको केंद्र लागू क्यों नहीं करती? केंद्र के पास अधिकार हैं। आपको क्या लगता है हाँ, सैयद? केंद्र- एक सेकंड बिल्कुल आरती केंद्र जी, कर रहे- एक सेकंड केंद्र- आरती जी, 1 मिनट के लिए प्लीज। सैयद अतहर हुसैन दहलवी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? इस वक्त चुनाव है गुजरात में और एक बार फिर ये, उसके पहले हमने हिमाचल देखा, उत्तराखंड देखा, तो इस वक्त क्या इसका नहीं, इसके ये मायने बिल्कुल हैं? मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ लेकिन बाद में कहूँगा। बीजेपी ने उत्तराखंड में भी वही करा, बीजेपी ने गुजरात में भी वही करा। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट आप लाएंगे, लेकिन ड्राफ्ट होगा किस तरीके से? अभी तो आरती जी को एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। शायद आरती जी, मैं इसमें जो पहली चीज़ तो मुझको ये आपत्ति है नगमा जी कि मैं अपने आप को मुस्लिम धर्मगुरु नहीं समझता, मैं एक सामाजिक विश्लेषण के तौर पर आपके बैठा हूँ। बिल्कुल। मेरा कहना यह कि बीजेपी को, खासकर आरती जी को, इस बारे में बताना चाहिए कि 2016 और 2019 में ऑल इंडिया ट्राइबल फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा नुकसान हमको होना है, क्योंकि हमारे कस्टम्स को जो नुकसान पहुंच रहा है। ये पर्सनल लॉ बोर्ड हर चीज को धर्म के नक्शे से क्यों देखता है, ये उनका मुद्दा है। मैं इसको धार्मिक मुद्दा नहीं मानता। मेरा कहना ठीक है, हमारे जो संविधान निर्माताओं ने उन्होंने एक बात कही, होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहा आरती जी कि जो सरकार होगी वो इसमें जबरदस्ती नहीं करेगी, विचार विमर्श करेगी। पहला सवाल मेरे इनसे ये है कि जो ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्राइबल फेडरेशन ने जो सुप्रीम कोर्ट गया, आपने उस पर क्या करा? दूसरा, गुजरात में मुसलमानों की तो कुल संख्या 9% है, 16% ट्राइबल्स हैं, 26 सीटें आपकी ट्राइबल्स आती हैं। जब आप ये लागू करेंगे, क्या उस ड्राफ्ट के अंदर से जो गुजरात के ट्राइबल्स लोगों के अपने जो कानून हैं, रीति रिवाज हैं, जैसे नगमा ने अभी कहा, क्या उनको आप उसमें संरक्षण देंगे? अगर आप संरक्षण देते हैं तो ये समरसता कैसे हो गई? तीसरी और अंतिम बात आती है बड़े अदब के साथ, 370 हो, 35A हो, तलाक हो, ये सब मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे थे, लेकिन इससे मुसलमानों को क्या फायदा हो और हिंदुओं को क्या फायदा हो, अलग बात है। मैं सीधे आपसे एक सवाल करता हूं, गुजरात के 4 चुनाव हुए हैं और इन 4 चुनावों में गुजरात मॉडल क्यों नहीं आता? पहले चुनाव में आपने कहा मियां मुशर्रफ, दूसरे चुनाव में आप कहते हैं अगर हम हारे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तीसरे चुनाव में आप कहते हैं देखिए कांग्रेस अहमद पटेल को मुख्यमंत्री ले आएगी, वो भी दिवंगत हो गए। वो गुजरात मॉडल लाइए ना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है आज हमको एक बड़ी इकोनॉमी मान रही है। वो गुजरात मॉडल लाइए ना, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री विश्व गुरु के तौर पे आज पुतिन को भी फोन करके कहते हैं यूक्रेन के अंदर जो है आप जो है युद्ध बंद कर दीजिए। तो क्या हो गया? जिस गुजरात से गांधी आए, जिस गुजरात से पटेल आए, जिस गुजरात से मोदी आए, जिस गुजरात मॉडल ने पूरी दुनिया को जो है तरक्की का भाव, वहां तरक्की पे बात क्यों नहीं कर रहे? एक पुल गिरा, उन सब के लिए मेरी संविधान बिल्कुल एक हिदायत, यानी मैं समझता हूं हमदर्दी है। लेकिन मैं पूछता हूं, टूटी हुई सड़कें, इस तरीके के हालात, ट्राइबल एरिया के अंदर परेशानियां, बिजली की दिक्कत, सलम एरियाज, आप इसमें हंस सकती हैं, पूरा अधिकार है आपको, लेकिन सलम एरियाज की क्या परेशानी? अहमदाबाद का सलम जो है आज सबसे बदतर सलम नहीं है, इन पे चर्चा होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी भी नगमा नहीं बच सकती। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की परेशानी, ये किस वाल से केजरीवाल सवाल कर रहे हैं? जो पूरी की पूरी जो है मूवमेंट चली थी इस बात पे लेके कि लोकपाल जाएंगे, वो लोकपाल खा गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कुछ सच्ची बात करने को तैयार नहीं है। मेरा मुद्दा ये है, ट्राइबल्स को लेके आप बात कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो मैं हुदा जरीवाला जो आम आदमी पार्टी की समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी, ये भी एक ताज्जुब की बात है कि इस मुद्दे पे बात नहीं कर रही। बात करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आप समर्थक के तौर पे यहाँ पे हैं और सब लोग ये सवाल पूछते हैं कि जब आम आदमी पार्टी बनी और जिस तरह के मुद्दे थे, वो मुद्दे कहाँ गए? भ्रष्टाचार के मुद्दे हो गए, लोकपाल की बात हो रही है। आप अभी गुजरात में भी क्या मुद्दे, लक्ष्मी गणेश होने चाहिए करेंसी नोट पे ये बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो जो आज जैसे पुल टूटा है, तो सड़क निर्माण है, गरीबी है, बेरोजगारी, बदहाली, इनके मुद्दे कहाँ हैं? चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, आप खुद क्या मुद्दे उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी? हुदा जरीवाला जी। नगमा जी, सबसे पहली बात तो मैं तहे दिल से बेहद अफसोस जाहिर करना चाहती हूँ जो गुजरात में अभी पुल गिरा है। खुदा वहाँ पे तमाम जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद फरमाए। ये साफ साफ प्रशासन की इररिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। पिछले 27 साल से जिस
स्टेट में बीजेपी पावर में है, हम क्यों भूल जाते हैं कि वहां पे किसी तरह का कोई निर्माण नहीं हुआ है। गुजरात में आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से अपने जो मुद्दे हैं वो सामने रख रही है। हम बात करते हैं दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की, जहां पे हमने बात करी है शिक्षा की, हमने बात करी है स्वास्थ्य की, हमने बात करी है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की गुजरात में, जिसके तहत बीजेपी के एक तरह से होश उड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने यही तो कहा है ना कि जहां पे बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, आप मध्य प्रदेश को ले लें, उत्तर प्रदेश को ले लें, अब तक वहां पे क्यों लागू नहीं हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड? और अगर इतना ही लागू करने की बीजेपी को पड़ी हुई है तो अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि उत्तराखंड में कमेटी बनी थी और जिस तरह से केजरीवाल जी ने फरमाया वो कमेटी उसके बाद घर चली गई। एग्जैक्टली सेम चीज गुजरात में भी होने वाली है। और तो गुजरात में इस वक्त जो ये शुरुआत हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आप लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए? आम आदमी पार्टी इसका समर्थन कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है, ये करने की नियत नहीं है, ये लोग सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। जी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बात लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ी ही मुख्तलिफ डिबेट है, एक अलग किस्म की डिबेट है। लेकिन रहा सवाल इस वक्त गुजरात का, तो आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकल्प एक कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस ने भी जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छा ऑपोजिशन का रोल अदा नहीं किया है, और बीजेपी के लिए एक ऑप्शन, बीजेपी को इस वक्त डर है, बीजेपी को बाकायदा से इस वक्त एक हड़बड़ी मची हुई है कि आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से, आपने देखा सूरत में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस हुए थे, वहां पे कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। हम अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यही पॉलिटिकल गिमिक्स, बार बार वही मुद्दे, हम क्यों अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते? नहीं तो क्या बात, आप लोग भी क्या बात कर रहे हैं? ये गुजरात चुनाव में जब मुद्दा क्या है? कुछ दिनों पहले करेंसी नोट की बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से बात आई थी कि करेंसी नोट्स पे लक्ष्मी गणेश की फोटो लग जानी चाहिए, उसको लेकर एक बहस शुरू हुई। विनोद अग्निहोत्री, गुजरात के चुनाव में, 1 मिनट रुक जाएंगे प्लीज, गुजरात के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, मुद्दे बने कि ना गुजरात मॉडल ना दिल्ली मॉडल, बात क्या हो रही है यहाँ पे? और क्या आपको लगता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ही अब चुनावी मुद्दा बन जाएगा? तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आप लागू कर दीजिए, ये चुनावी स्टंट है, तो इन मुद्दों पे पोलराइजेशन होगा गुजरात चुनाव में? बिल्कुल नहीं, मैं विनोद जी से पूछ रही हूँ, 1 मिनट विनोद जी। देखिए नगमा जी, ऐसा है कि जहां तक कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर और 370, ये मुद्दे तो भाजपा के आदिकाल से हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। तो इसमें कोई लगी छिपी चोरी छिपी वाली बात नहीं है कि वो अचानक कहां से ले आए। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत इन मुद्दों का पूरा दोहन करती है, राजनीतिक दोहन जिसको कहते हैं ना, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो सकता है राजीव गांधी के जमाने में हल हो जाता, जब हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी, उनके बीच में बातचीत हुई थी, और उस वक्त शीतला सिंह जी जो वहां के बड़े प्रसिद्ध पत्रकार, उनकी किताब में पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। लेकिन उसको उस वक्त हल नहीं होने दिया गया क्योंकि उसका पूरा पॉलिटिकल फायदा भाजपा को तब तक नहीं मिला था। वो मिलता है आकर के 2014 तक। तो उसके बाद उस दिशा में काम हुआ, और काम भी वही हुआ जो पहले सरकारें, जो सारी पार्टियां कहती थी, या तो कोर्ट से हल हो, या सहमति से हो, या कानून बना के हो, तो आखिर कोर्ट से हल हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि मुद्दे का किस तरह से पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, राजनीतिक दोहन बीजेपी कर लेती है। ऐसे ही 370 का किया उन्होंने, और अब कॉमन सिविल कोड उनका मुद्दा जो है वो, उसमें ट्रिपल तलाक देखिए, एक तो हल हो ही चुका है, उस पर कानून आ ही चुका है। अब कॉमन सिविल कोड में 2-3 चीजें बची हैं जो मुस्लिम को अलग करती हैं दूसरे उससे, जैसे 4 शादियों का मुद्दा है, और 1-2 और चीजें हैं। देखिए, कॉमन सिविल कोड बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और अगर ये इस तरह संवेदनशील ना होता तो हमारे संविधान निर्माता जो है उसी समय कर देते इस काम को। लेकिन उनको मालूम था कि अभी इस वक्त करना ठीक नहीं है, देश बटा था, तमाम सारे जो है उस वक्त तनाव था, सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव, तो इसलिए उन्होंने इसको आगे के लिए छोड़ दिया कि आगे आने वाली सरकारें, आगे आने वाले राजनीतिक दल इसको मिलजुल के तय करेंगे। लेकिन अब ये बन गया है राजनीतिक मुद्दा, और इसमें जो है बिल्कुल जैसे अभी दिल्ली साहब ने कहा कि खाली मुसलमानों का मसला नहीं है, इसमें ईसाइयों के पर्सनल इशू लॉ है, ट्राइबल्स का है, सिखों का है, पारसियों का है, बहुत जितने देश में मतावलंबी और धर्मावलंबी समुदाय हैं, सबके अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं वो हैं। तो वो एक ऐसा कानून, कॉमन सिविल कोड जो है अगर आप बना के लाएंगे, और दूसरा ये केंद्र का ही मसला है, राज्यों में आप अलग अलग कैसे करेंगे? मान लीजिए एक कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड ने कुछ बना दिया, गुजरात ने कुछ बना दिया, और गोवा ने कुछ बना दिया, तो क्या करेंगे आप? ठीक है, तो आरती जी, मैं यही आपसे पूछ रही थी, अब आप इसका जवाब देंगे कि ये केंद्र का ही मसला है, अलग अलग राज्यों में चुनाव के मौके से ये मुद्दा फिर उठाया जाता है, तो ये एक सिर्फ चुनावी स्टंट है, इसका क्या जवाब है आपके पास? चुनावी स्टंट नहीं है, ये नींव डालने की प्रक्रिया है, नींव डाली जा रही है। आपको बताना चाहती हूँ कि टर्की जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे लोग, सुडान, मलेशिया
और ये इन सभी कंट्रीज में सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? अभी विनोद जी जैसे कह रहे थे कि ये 4 शादियों का ही अकेला मसला नहीं है, और खास तौर पे मेरी मुस्लिम बहनों के लिए उनके लिए उनके गोद लेने का, बच्चे को गोद लेने का मसला है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो जीवन भत्ता जो नहीं दिया जाता, शाबानों के केस को आप याद करें, उसके अलावा इनकी वसीयत और इनकी जो प्रॉपर्टी है उसका भी मसला है। लेकिन ये जो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है ना, वो सिर्फ मुस्लिम या मुस्लिम औरतों या मुस्लिम मर्दों को तो अफेक्ट नहीं कर रहा। उसमें जो ट्राइबल्स हैं इतने ज्यादा, जो क्रिश्चियंस हैं, मतलब माइनॉरिटीज तो बहुत है यहाँ पे, अपने अपने रीति रिवाज और प्रथा है उन लोगों की, उन लोगों से कंसल्टेशन, ये तमाम चीजें तो होनी होंगी उसमें। पूरी देखिए मैंने पहले एक बात कही कि हमारी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है लोगों के बीच में। हमने जो किया, हमने ट्रिपल तलाक भी किया, राम मंदिर का इतना जटिल, उसको भी वो कोर्ट के द्वारा हुआ। मेरा ये कहना है कि हम अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, अभी रिसेंटली एक राजस्थान का विषय हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए सरकारें। 9 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है पहले जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसका अगर एक ये बेस बना रहे हैं और इन्हें इतनी क्यों, हम तो जो कह रहे हैं हम कर रहे हैं ना। देहलवी ने कहा कि ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है। केजरीवाल जी, आप वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात करते थे, कहाँ है आपकी? पंजाब में 42 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं आपके मुख्यमंत्री। आप दिल्ली में 23 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं। आपने कहा था कि वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, अब हम पे प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, आप देखिए तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मैं वापस यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आऊंगी, पर इस समय आप आपकी पॉलिसीज पे सवाल उठा रही हैं कि आपने जो वादे किए थे वो क्या है। तो हुदा जरीवाला के आपको मैं जरूर मौका दूंगी जवाब देने का। जी नगमा जी, हम गुजरात में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं। गुजरात में हमने जितने स्कूल विजिट कर रहे हैं, वहां पे इतनी बद से बदतरीन हालात है। वहां पे स्वास्थ्य की व्यवस्था आप देखिए, कोविड के टाइम पे कितनी बदहाल सिचुएशन हो गई थी, वो हमने देखा है। तो हम क्यों मुद्दों पे बात नहीं करते? यूनिफॉर्म सिविल कोड, वीआईपी कल्चर के खिलाफ बात की थी, लेकिन अब आप वीआईपी कल्चर को ही फॉलो कर रही हैं और लंबी गाड़ियों का काफिला चल रहा है। यमुना के कितने झाग है, यमुना कितनी गंदी है, यमुना। चलिए अभी गुजरात पे बात कर लेते हैं पहले। मेरी बीजेपी आरती जी, हुदा को बोलने दीजिए। आरती जी, स्कूलों में 4500 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। आरती जी, आपने अपनी बात कही थी, आप उनको जवाब देने दीजिए। मुद्दे पे बात करने नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, आपके शिक्षा की बात करते हैं। आरती मेहरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप 1 मिनट, आपकी बात हमने लंबी सुनी, अब आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए और हुदा जरीवाला का जवाब सुन लीजिए। आरती जी, आरती जी प्लीज, मुझे आपका फेडर नीचे करना पड़ेगा। आप सुन लीजिए, उनको जवाब देने का मौका दीजिए। हुदा जरीवाला जी। गुजरात में चुनाव की बात हो रही है, उससे चुनाव से इतने चंद दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने की जरूरत क्या है? और अगर बात करनी है तो हम गुजरात में जो लोग इतने 27 साल से परेशान हैं, हम क्यों बिजली पे बात नहीं करते? हम क्यों एजुकेशन पे बात नहीं करते? हम क्यों स्वास्थ्य पे बात नहीं करते? अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात नहीं करते? आप देखिए गुजरात में जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का इतना स्टेटस बढ़ा हुआ है, हम क्यों उस पर बात नहीं करते? आम आदमी पार्टी बीजेपी का विकल्प बन के कांग्रेस का विकल्प बन के एक बेहतर ऑप्शन गुजरात की जनता के लिए लेके आई है। हम मुद्दों की बात करने आए हैं। आप आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए। पिछले इतने चंद दिनों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की शक्ल बदली है। दिल्ली में जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसकी आप दोनों को रोक रही हूँ, और इस वक्त इसी बात पे आप कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो मुद्दों पे बात करती है, और आप विकास की और स्कूल की बात करिए। मैं एक ब्रेक लूंगी और वापस लौटेंगे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी, कि इन मुद्दों की बात करते करते जो बीच में एक नया मुद्दा खड़ा हुआ है उसका क्या असर पड़ेगा गुजरात चुनाव पे, और क्या आम आदमी पार्टी ने वाकई बीजेपी को परेशान कर रखा है वहां पे। एक ब्रेक के बाद। तो
तो गुजरात में एक बड़ा हादसा हुआ मोरबी में, वहां पर एक पुल टूटा है। ये खबर लगातार हम इसकी ऊपर नजर रखे हुए हैं कि उसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, लेकिन ये भी एक सियासी मुद्दा बन रहा है। आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है इस बारे में बीजेपी से कि किस तरह का रख रखाव है कि एक पुल जो 7 महीने तक रिपेयर करने के बाद 3 दिन पहले खुला वो फिर टूटता है और इसमें इतने सारे लोग खड़े थे। अभी संख्या नहीं आई है कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं, और इसलिए हम ये जो जिस मुद्दे पर हम आज बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तो हम अपने मेहमानों से यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये मुद्दे नहीं है, सड़कों का रखरखाव, डेवलपमेंट, बेरोजगारी के मुद्दे आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दे आते हैं कि करेंसी पर क्या छपना चाहिए, किसकी फोटो होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरह के मुद्दे उठा रही हैं। और जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, क्या वो सिर्फ एक धार्मिक मसला है? इसमें ट्राइबल्स भी हैं, उनके रीति रिवाज हैं, तो उसके लागू करने में किस तरह की मुश्किलें हैं, और अगर ये केंद्र सरकार के पास अधिकार है तो इसे वो लागू क्यों नहीं करते, क्यों इसे एक एक करके राज्यों में नींव डाली जा रही है। सैयद अतहर हुसैन दहलवी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, पहली चीज तो मैं आरती जी को एक बात बता दूं कि एक इतनी बड़ी पार्टी के, जो विश्व की सबसे बड़ी आज लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको खाली जब मुद्दों पर बात आए तो मुस्लिम बहनें, मुस्लिम भाई, इससे नहीं, आप देशव्यापी बात कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि तलाक हो या दूसरी जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, अगर किसी मुस्लिम औरत की शादी होती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बाप या भाई की जायदाद से बेदखल हो जाती है, बल्कि शौहर की जायदाद का भी हिस्सा बन जाती है। वो कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा इस पर हम ये बात कर रहे हैं, क्या पंजाब और हरियाणा में क्या 371 से जो संरक्षित स्टेट्स हैं वहाँ बहुपति और बहुपत्नी जो प्रथा है उसको ख़त्म किया जाएगा? उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, जो बड़ी बात है, आप दोनों चुनाव एक दूसरे को गाली गलोच में, इसमें नहीं, मेरा सीधी एक बात यह है कि हमको गुजरात के मुद्दों पे क्यों बात नहीं करते। आज गुजरात का प्राइमरी एजुकेशन लेवल, आरती जी आपको मालूम, मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट है, गुजरात का एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन देखिए तो 37% है सिर्फ, और पूरी एजुकेशन देखिए तो 55% है। यानी जो चीज कांग्रेस छोड़ के गई थी आपने उसमें भी 2% कम कर दिया। अब आप आज आम आदमी पार्टी जाके वहां बात कर रहे हैं एजुकेशन की। मैं इनसे एक बात कहता हूं, भैया आप 15 स्टेट्स में आज नहीं, आज दिल्ली का जो दर्जा है 15 स्टेट्स के अंदर वो 12वां है। शीला दीक्षित के जमाने भले स्कूल जर्जर थे, लेकिन उनका दर्जा दूसरे नंबर पर दिल्ली आती थी। तीसरी और अंतिम बात ये, प्राइमरी हेल्थ स्कीम जो गांव देहातों में होती है, बड़े बड़े अच्छी बात है कि गुजरात में बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी जी जैसे लोग, हमारे यहाँ के रिलायंस जैसे लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, लेकिन गुजरात का जो पब्लिक हेल्थ स्कीम है, जो प्राइमरी हेल्थ स्कीम जो गांव में होता है, आरती जी वो 63% है। मेरी रिपोर्ट नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट है। क्यों ना चर्चा हम इस बात पे करें कि एक अच्छा गुजरात जहां से गांधी निकल के आए, जहां पटेल की इतनी बड़ी प्रतिभा है कि आज न्यूयॉर्क का जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी शर्मा रहा है, वहां पे बात इस चीज की होनी चाहिए कि हिंदू हो या मुसलमान औरत हो या मर्द हो या बच्चा हो या ट्राइबल हो, हम उनको जो है नौकरी देंगे, हम उनकी इसकी जो हेल्थ है वो है उसको बढ़ाएंगे, हम जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जो हमारे स्लम्स हैं उसको सही करेंगे। ये कोई मोरबी जैसे पुल दोबारा ना गिरे, हम इस पे बात करेंगे। हम वो प्रधानमंत्री जिन्होंने साबरमती आश्रम में सद्भावना के लिए जो पूरा एक व्रत रखा था, वहां पर उन्होंने जो कसम खाई थी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की नहीं खाई थी, बल्कि गुजरात मॉडल से दुनिया को गांधी का पैगाम देने की बात कही थी। अगर गांधी आज होते तो गांधी तो यही कहते, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से आ गया। और अंतिम और आखिरी बात, लॉ कमीशन, आपका लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ने कहा जब तक इस पे आप बहुरुखी चर्चा नहीं करेंगे तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता। ये केंद्र का मुद्दा, स्टेट का नहीं। जी आरती जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। जी, चर्चा बिल्कुल बिल्कुल, हर बिल जो हमने पास किया है वो चर्चा करके ही पास किया है। ये हमारे लिए हमारा एक वैचारिक मुद्दा है और हमारी पार्टी की इंसेप्शन से चला आ रहा है। हम अपनी विचारधारा पे, अपने मैनिफेस्टो के वादों पे 100% खरा उतरते हैं, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जितनी देश की डेवलपमेंट, जितने बड़े बड़े सड़कों का जाल, सोलर पे आज इतनी बात की प्रधानमंत्री जी ने, जो देश को एक अलग लेवल पे, चाहे डिफेंस हो, आप ऐसा है ना कि अभी आम आदमी पार्टी की मेरी बहन बोल रही थी, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप दिल्ली मॉडल की चर्चा करती हैं। आप आके देखिए दिल्ली का हाल, आप आके देखिए दिल्ली का हाल, गुजरात में है, आके देखिए। नहीं आरती जी, आपसे अतहर साहब यही तो पूछ रहे हैं कि गुजरात मॉडल इतना अच्छा है तो गुजरात मॉडल की चर्चा क्यों नहीं हो रही गुजरात में? आप शिक्षा की बात करेंगी तो हम आपको बताएंगे ना, और आप गुजरात की बात करेंगे, हम डर गए,
अभी 8 चुनाव सीटों से गुजरात ज्यादा में आपकी नहीं गुजरात की आएंगी। बात करने आरती जी, गुजरात की बात कर लेते हैं। पंजाब अगर आपको नहीं है आखिरी गुजरात। चाहिए मैं उत्तर और प्रदेश पंजाब के में आपसे तो दे अतर सकती हूँ, अतर उत्तराखंड के, हुसैन मध्य दलवी ये प्रदेश। पूछ रहे थे कि प्राइमरी एजुकेशन का वहां पे हाल क्या है, ओवरऑल एजुकेशन का हाल क्या है, मोरबी जैसे हादसे न हो, हम नौकरियों की बात करें। और गुजरात मॉडल इतना अच्छा है तो चुनाव में आरती जी गुजरात मॉडल की बात होनी चाहिए, ना कि किसी और मॉडल की और कुछ और, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो ये बात क्यों नहीं हो रही है? तो दिल्ली का हाल क्या है वो दिल्ली में बात करेंगे, लेकिन अभी तो गुजरात चुनाव है तो बात वहां की हो रही है।